अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जिससे आवाम को मुस्तकबिल में बहुत रिलीफ मिलने जा रहा है। वो कामयाबी क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आईनी तरमीम के हवाले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उनके दरमियान इत्तफाक़ राय होने की खबरें भी हैं, इस पर बात करेंगे। जबकि KPK में एक जिरगा हुआ है और उस जिरगे के क्या नताइज हैं उन इश्यूज पर बात करेंगे। इन सारे इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब और जनाब सईद चौधरी साहब। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जो एक किस्म का मैं समझता हूँ ये तोहफा ही है कौम को कि 5 IPPs जो जिनके साथ मुआहदा ख़त्म किया गया है सलमान गनी साहब, इनके जिसके नतीजे में कोई 60 अरब रुपया सालाना बचत होगी कौमी खजाने को, और जो इनके साथ मुआहदा था उसको उसके जो बाकी मानदा साल थे टोटल 411 अरब रुपए की बचत होगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये। देखें भट्ट साहब, अगर PDM की गवर्नमेंट और मौजूदा मुंतखब हुकूमत के बड़े चैलेंजेस का जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये बिजली का बहरान था, बिजली की कीमतों का। और बिजली की कीमतें बराह रास्त आम आदमी पे असरअंदाज हो रही थी। और ये जो मुंतखब हुकूमतें होती हैं इनको ये पता होता है कि लोगों का चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान है नहीं इत्मीनान। मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सबसे ज़्यादा किसी बात पे परेशान आज तक देखा है तो वो बिजली की कीमतें थी। और वो मुसलसल ये कहते नज़र आ रहे थे कि हम बिजली की कीमतों के हवाले से आम आदमी को रिलीफ देंगे। बात यह कि ये 5 IPPs के साथ जो मुआहदा ख़त्म हुआ है, आपने जो अपने इंट्रो में कहा ना, इसमें 60 अरब की आम आदमी को रिलीफ मिलेगी, 411 अरब की बचत होगी और इस पर जो सूद है वो नहीं अदा करना पड़ेगा। देखिए बात यह कि ये IPPs कोई एक दौर में नहीं लगी, ये सिलसिला 1992 से शुरू हुआ था। मुख्तलिफ अदवार के अंदर पावर कंपनीज लगती गई और इससे पहले हमारा ज़्यादा इन्हिसार था हाइडल पावर पे। और मुझे याद पड़ता है कि हम अपने बचपन में देखते थे कि बिजली का बिल 5, 10, 15, 20 रुपए से ज़्यादा नहीं था। और आपको याद होगा कि 2011-12 तक बिजली की लोड शेडिंग 18-18 घंटे पे पहुंची थी। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा क्रेडिट है कि इन्होंने चीन के तावन से पावर कंपनीज लगाई। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब PTI की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने बजाय समर को सराहने के उनके जो एक मशीर थे उन्होंने कहा जी कि ये बिजली ज़्यादा बना गए हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जब PTI की गवर्नमेंट बनी एक मौका ऐसा आया था कि वो रिलीफ दे सकते थे लेकिन रिलीफ नहीं दी। और बदकिस्मती ये है कि ये बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों को उस हुकूमत ने IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो ये कहते थे कि हाँ हम बस इक़्तिदार आकर IMF से रुजू करने पर खुदकुशी को तरजीह देंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इक़दाम है, इंतजार अभी तक कौन कर रही है वैसे इक़दाम किया है इस हुकूमत ने। और ये मामला यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, बाकी कंपनीज के मामला भी देखने चाहिए। और इस हवाले से अब असल मसला ये होगा कि लोगों को बराह रास्त इसका रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये रिलीफ का अमल शुरू हुआ है और बिजली की कीमतों को जब तक आप आवाम की पहुँच तक नहीं लाएंगे उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं आएगा। काम शुरू हो गया है 5 कंपनीज ने और मेरा ख्याल उनको भी सराहना चाहिए कि उन्होंने खुद इसे सरेंडर किया है और बाकियों पर इनके सरेंडर करने की वजह से बाकियों पर भी लोड आ गया है। पाकिस्तान मुतम्मल नहीं हो सकता इतने बड़े लोड का, लिहाजा ये सिलसिला आगे की तरफ चलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा क्रेडिट है। अब इस क्रेडिट के नतीजे में आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा ये हमें देखना है। ये बिल्कुल हमें देखना चाहिए। सही जो सब ये जो हुकूमत की माशी पॉलिसी है ये तो सर दुरुस्त सिमत पे जा रही है। हालांकि बहुत कोशिशें की गई कि जनाब किसी तरीके से इनको डिरेल किया जाए, तवज्जो किसी और तरफ दिलाई जाए, मुजाहरे किए गए, धरने की कालें दी गई, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, 2-3 बार अब तक ऐसा हो चुका है। इसके बावजूद जो है वो हुकूमत की माशी पॉलिसी जो है वो दुरुस्त सिमत पे जाती लग रही है। देखिए ना, सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। आप जानते हैं आज एक बड़ी अहम जो है वो एक मुआहदा हुआ है और फिर साथ ही साथ ये जो बिजली की कीमतों वाला मामला है ये तो बराह रास्त आवाम से मुंसलिक है। ये सही सिमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि हमारी मैशत या इक़्तिसादी जो पहिया है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है, बैक नहीं हो रहा है, आगे को बढ़ रहा है। कि IMF ने हमें मेरे ख्याल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज जो है जी 7 अरब डॉलर, जो कि मामूली रकम नहीं है,
वो उसकी मंजूरी देने का मतलब ही ये होता है कि ना ये मुल्क जो है इसकी मैशियत तरक्की कर रही है और ये वापस कर सकेगा। ये जो हम इसको दे रहे हैं, रकम जो दे रहे हैं, ये वापसी की उम्मीद है इस मुल्क से। और उसको देखते हुए जो दीगर अदारे हैं वो भी फिर सरमायाकारी के लिए आ जाते हैं या फिर फंडिंग के लिए, जो भी मामलात होते हैं वो दीगर अदारे उसमें फिर उसको बना के, बुनियाद बना के IMF के जो प्रोग्राम है उसको। अब जो सही सिमत वाली दूसरी बात आपने की है कि जनाब उसमें रुकावटें डालने वाली, वो सबके इल्म में है कि यहाँ खतूत लिखे गए, जो साबिक एक हमारे वज़ीर ख़जाना थे, उनकी गुफ्तगू 2 सूबाई वज़रा के साथ और फिर एहतजाजी मुजाहरे IMF के दफातर के बाहर। अब जो भी रिपोर्ट्स आई हैं अब तक, जो भी जरायद हैं या जो भी एजेंसियां हैं रेटिंग करने वाली, सब ने मुस्बत इशारे दिए हैं, मूडीज से लेके ब्लूमबर्ग तक सब। और इवन वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो भी इन मुस्बत इशारियों की तईद करती है जनाब पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जा रहा है। और ना सिर्फ ये जो मामला देखा गया है काबीना के इजलास में, ये APPs वाला, IPPs वाला, उसमें ये भी देखा गया कि पाकिस्तान की जो आपने बात की है माशी तरक्की, तो तरसीलात ज़ार जो हैं उनमें जो समाही है वो 8.8 अरब डॉलर जो है वो। और दूसरा ये कि पिछले साल IMF के कर्ज से ज्यादा तो 3 माह में तरसीलाते ज़र ही आज की। और दूसरी बात ये है कि पिछले साल सितंबर में जो तरसीलाते ज़ार की अमाउंट थी 29% उसमें इजाफा हुआ इस साल। ये जो बातें करते हैं और कहते रहे हैं माजी में कि ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पैसे ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें, 2014 में तो बाकायदा ऐलान किया था इन्होंने इस तरह का। तो अब इनकी वहाँ ये समझ रहे हैं कि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमारे कहने पे ऐसा करेंगे, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। वैसे भी उन्होंने जो पैसे जहाँ भेजते हैं उनके जहाँ फैमिलीज़ हैं, उनके वालदैन हैं। और फिर सही सिमत में जाने के एक और जो आपने फरमाया है अभी कि सऊदी वफद और 2 अरब रुपए की 2 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी। अच्छा, ये जो सरमायाकारी है ना सऊदी अरब की, जी, इसके साथ दीगर ममालिक की जो इसके फॉलोअप के तौर पे कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं जो दीगर ममालिक हैं, जैसे चाइना है और अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी सरमायाकारी पाइपलाइन में है। इसके फॉलोअप के तौर पे उनके वफूद भी आप देखेंगे जल्द पाकिस्तान में आएंगे। और फिर शंघाई तावन तंजीम, जी, ठीक है ना, उनका भी इजलास हो रहा है, उनका इजलास भी हो रहा है 15-16 को। वो भी बड़ा अहम मामला है ये। इसमें तो आपको शक रह ही नहीं गया कि इन्होंने सही सिमत में मुल्क को डाल दिया है इक़्तिसादी जो। अच्छा, ये जो गुंजलक थी उसका सिरा एक्चुअली हाथ आ गया। और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, सलमान गनी साहब ने उनको बहुत क्लोजली काम करते देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी उनको रिपोर्ट किया है। लेकिन सलमान गनी साहब ने उनको नोट भी किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ दौरों में भी रहे हैं। और उन्होंने पंजाब में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत ज़्यादा इनका वहाँ पर उनके साथ ये हर वक्त लूप में रहने वाले थे। तो सर ये जो आप कह रहे रिलीफ सलमान गनी साहब आम आदमी को, आपके ख्याल में ये मुंतकिल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? देखिए भट्ट साहब, आखिर ये सारा अमल क्यों हुआ, इस अमल के लिए उन्होंने बहुत सारी तगोदो की है। और एक बात वो जो आप अभी IMF के हवाले से कहते हैं, इससे पहले सऊदी अरब ने इस विज़िट का ऐलान बहुत पहले किया था। 2 अरब की एक सरमायाकारों की टीम आई है। अबू ज़ैबी इसमें 7 अरब की बात कर चुका है। चाइना के साथ आपके मामलात हैं। और रुके कहाँ से हुए थे कि IMF से मुआहदे की वजह से रुके हुए थे। अब ये जो IMF से जब से ये प्रोग्राम का ऐलान हुआ है, आप देखते हैं कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आपका विज़िट करके गए हैं, उनके साथ 2 तरफा तजारत का हुजम बढ़ा है। इसमें एक विज़िट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बात शंघाई तावन तंजीम की कर रहे हैं, ये 15 और 16 को हो रही है, 14 को चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये बाईलैटरल दौर है कि वो 15-16 को तो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, लेकिन 14 को उनका पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप से मुलाकातें हैं। जब आप तामीर और तरक्की के अमल की बात करते हैं, माशी इस्लाहत और इस हवाले से इक़दामात का जिक्र करते हैं, तो भट्ट साहब चीन पूरी यकसुई के पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उस दौरे से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। इसलिए
कि पिछले दिनों हमें भी वहाँ एक विज़िट पे बुलाया गया और मैंने उनकी जो ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं वो 3 इश्यूज़ पे बड़े यकसू थे। पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से, पाकिस्तान की मुआशी मजबूती की बात वो इस तनाज़र में करते हैं कि जब अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर इस खिते में भारत है तो चीन का पाकिस्तान है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत होना चाहिए। तीसरी बात जो थी वो सी पैक की अपग्रेडिंग की और इस पे टेक ऑफ करने की बात है कि आपका जो पॉलिसीज़ का रुख दुरुस्त हो गया है, मुआशी हवाले से यकसुई और संजीदगी है। लेकिन एक बात का, चूँकि हम लोग सारे पोलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, मुआशी सूरत बेहतर तब होगी जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। और आपने अपनी इब्तदाइये में जब इश्यूज़ का जिक्र कर रहे थे तो आज एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, जब आप पीटीएम का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर सारी पार्टीज मौजूद हैं, वहाँ पर गवर्नर भी पख्तूनख्वा के मौजूद हैं तो चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं, वहाँ पर सारी पोलिटिकल पार्टीज हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ हुकूमत की जानिब से हमेशा सलमान गनी साहब ये कोशिश की जाती है। असल मसला तो वो एक पार्टी है जो मैना वानों की रट लगा के बैठी हुई है ना, तो आज थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला जब बेहतर होंगे, देखें मुआशी हवाले से इक़दामात तब नतीजा खेज होते हैं जब मुल्क के अंदर एक साजगार माहौल है। आज हम क्यों खुश हैं कि जी वो जो उनके इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरब के, तो वो 7 सरमायाकारों को भी लेके आए हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साजगार माहौल फ्राहम करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इससे पहले सऊदी अरब जाकर उनको पूरी तरह ये यकीन दहानी करवा चुके थे कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, हर तरह की आपको मराहत और हर तरह की सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, ये कुदरती वसाइल से माला माल है। बात यह कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार और खलफशार एक एजेंडे के तहत पैदा किया गया है। ये इंतशार और खलफशार ख़त्म करना ये पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ और पोलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। बट साहब, दुनिया के जमहूरी माशरों में ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये इत्तेहाद और यकजहती का जरिया बनते हैं। हमारा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर, कभी आज तक आपने ये सुना था कि पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हूं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? अब पाकिस्तान में कोई ये नहीं कहता। अब बात यह है कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने उस शख्स को या उस शख्स को किसी भी तरीके से कौम का वजीर आजम के तौर पर नामजद किया गया था और वो ये अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में ये बात कहना शुरू हो गए थे। मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं जरा बुखारी साहब को थोड़ा सा बहस में शामिल करना चाहता हूँ। बुखारी साहब, ये जो 60 अरब रुपए का सालाना रिलीफ है, बिजली के बिल आप जानते हैं बहुत ज्यादा आते हैं और आम आदमी से बहुत तंग है। आज जब वजीर आजम पाकिस्तान कबीना से इस हवाले से शेयर कर रहे थे चीज़ों को और वो लाइव आ रही थी, उस वक्त मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे थे कि जब वो IMF के उधर गए हुए थे, मुलाकात हुई, तो वहाँ पर उन्होंने बिजली की जो महंगी बिजली उस हवाले से बात की थी। तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि जैसे ये जो रिलीफ है वो आम आदमी तक मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना बड़े वो एडमेंट हैं कि ये आम आदमी को मिले। उसी के नतीजे में जो हमारी अशिया बनती हैं वो मार्केट को कम्पीट कर सकेंगी। बिल्कुल सलमान साहब ने कहा, चौधरी साहब ने कहा, अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि मुल्क में क्यास है और एक पार्टी है जिसको क्यास सूट करता है। उनकी पॉलिटिक्स, वो पावर में हो क्योटिक थी पॉलिटिक्स, बाहर है क्योटिक है। तो ऐसी सूरत हाल में नंबर 1 IMF डील को सिक्योर करना बहुत बड़ी अचीवमेंट, $7 बिलियन। उसके बाद जब ये IPP से बात शुरू हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप कामयाब वो होती है जिसका आवाम की पल्स मेजर करने का तजर्बा हो, और ये इन्होंने किया और अंदाज़ा हुआ कि जनाब सबसे बड़ा जो चैलेंज अवाम के लिए है वो है बिजली के बिल देना, जिसके नतीजे में आपको एक रिफ्लेक्शन इनका नजर आया पंजाब में जब बिलों पे रिलीफ दिया गया, जिस पे बड़ा लोगों ने शक व शुबे का इजहार किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको नजर आया कि वो बिल्स में रिलीफ कम से कम 1 माह के लिए तो मिला, दूसरे माह के बारे में कंट्रोवर्सी पाई जाती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक शक ये किया जा रहा था, नहीं ये IPPs के साथ बात जो कर रहे हैं ना, ये कामयाब नहीं होगी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, आप कैंसिल करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है डैमेजेस क्लेम कर लेंगे और आपको $बिलियंस ऑफ डैमेजेस में देना पड़ेंगे। तो इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने जो है लॉर्ड किया 5 IPPs को, हबको को, उसमें लाल पीर है, सबा पावर है,
रूश है और एटलस पावर कंपनीज हैं। इसमें सबसे अहम बात हबको वो है जो पहला हमारा आईपीपी था, और जब हम वर्स्ट क्राइसिस में जा रहे थे उस वक्त हबको इधर कायम हुआ चाइनीज के ताउन से। आजकल हबको आपके यहाँ पे BYD नाम से इलेक्ट्रिक पावर कार्स जो है उसका मैन्युफैक्चर करने का फ्यूचर में इरादा है। यानी ये उनका ट्रस्ट है पाकिस्तान इकोनॉमी पे कि वो इस मुआहदे को ख़त्म उन्होंने रजाकाराना तौर पे किया, लेकिन पाकिस्तान में अगला वो बिजली की कारों का प्लांट लगाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट पाकिस्तान में शुरू कर दिए चाइना से ऑलरेडी। ये है ट्रस्ट, और इसका क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को कि उन्होंने परसुएड किया $60 बिलियन इनिशियल स्टेज पे, और यकीनन ये किया ही इसीलिए गया है कि इसके समरात अवाम तक पहुंचे, और अभी तो ये 4 हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा तुर्कमानिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुंच गए हैं। अशकाबाद में फोरम का मौजू वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद का इनेकाद किया जा रहा है। इस फोरम के इनेकाद का मकसद अजीमुशान तुर्कमानिस्तान के शायर, मुफक्कर, फ़लसफ़ी मखदूम गुली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुँच गए हैं। इस हवाले से जीशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। जीशान अली भट्टी, बताइएगा, सदर आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान पहुँच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच चुके हैं। अशकाबाद रवाना हुए। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी फ़ोरम वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर इनेकाद होने वाले फ़ोरम में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे जीशान अली भट्टी से, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान अली भट्टी, बताइएगा, इस दौरे की तफसीलात आपके पास क्या है? जीशान अली भट्टी से तफसीलात भी जानेंगे। आपको आगाह करें, सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए हैं। अशकाबाद पहुँचे हैं सदर आसिफ अली जरदारी। सदर ममलिकत अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद है। इस फोरम का इनेकाद अजीम तुर्कमान मुफक्कर, शायर, फ़लसफ़ी मखदूम गुली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से किया जा रहा है। सदर ममलिकत अपने दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए हैं। अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सदर ममलिकत दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जीशान अली भट्टी से। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी, सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंचे हैं। अशकाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर सदर ममलिकत का इस्तकबाल तुर्कमानिस्तान के जो काबीना है उनके वुज़रा ने, जिसमें उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, उन्होंने इस्तकबाल किया है। जबकि इस मौका पर सदर ममलिकत को रवायती रोटी और फूल भी पेश किए गए हैं। जबकि सदर ममलिकत अशकाबाद में मुनक्किद होने वाले वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। और ये जो फोरम है, बेसिकली इसका इनेकाद अजीम तुर्कमान मुफक्कर, शायर और फ़लसफ़ी मखदूम गुली फरागी की 300वीं सालगिरह की मुनासबत से किया जा रहा है। जबकि सदर ममलिकत इस दौरे के दौरान फोरम की साइड लाइन पर तुर्कमानिस्तान की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। जी जीशान अली भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब ये कह रहे थे कि 2 मई को चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान आए। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी जो उस वक्त वजीर खारजा थे उनके साथ एक टॉक की मिलके, और फिर उसके बाद 9 मई का वाकया हो गया। गनी साहब इस हवाले से जो आपकी मालूमात है जरा प्लीज। देखिए भट्ट साहब, ये वो दौर था, बड़ा क्रूशल दौर था कि एक तरफ आप एक माली बहरान से दो चार थे, दूसरी तरफ एक सियासी बहरान जन्म ले रहा था। और मैं जब 2 मई का हवाला देता हूँ तो मुझे चीनी वजीर खारजा की ये बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को आलमी तौर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप सियासी तारीख उठा के देखें, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना बड़ी पोलिटिकल फोर्सेस का, तो मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जो चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे आज से 9 साल पहले, तो उन्होंने आपकी पार्लियामेंट से खिताब किया था और एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिक्रा उनका, उन्होंने कहा था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर होता है, क्योंकि वो वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। आज भी आप देखें कि ये जो चीनी प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले चीनी इंजीनियर्स को टारगेट करना दरअसल एक पैगाम है दोनों के लिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहले गए, आज प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब सफ़ीर के पास गए और उन्होंने इज़हार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि आपके दुख और गम में हम बराबर के शरीक हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने एक बुनियादी रोल अदा किया था इस खत्े के हवाले से। हम कम्प्लेक्स का शिकार हैं, हम अपने क्रेडिट्स भी नहीं लेते। देखें, ये जब अफ़गान इशू था तो ये पाकिस्तान था जिसने कहा था कि इस खत्े के फैसले इस खत्े में होने चाहिए। फिर रूस आपके साथ खड़ा हुआ, चीन आपके साथ खड़ा हुआ, ईरान हुआ, टर्की हुआ, पाकिस्तान। अब ये जो 13 ममालिक के लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, आप अभी जब मुआशी सूरत हाल में बेहतरी या पॉलिसीज़ के रुख की बात कर रहे थे, अभी चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो बाईलेटरल दौरा है 14 तारीख का, उसके बाद चीनी प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पार्लियामेंट से फिर खिताब करना है। 15 और 16 को आपकी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर होंगे, पाकिस्तान की सियासत
खा कुछ भी है, लेकिन जब आपकी मईशत बेहतर होगी तो फिर सियासी तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, ये वो भी उन्हें भी नविश्ता दीवार पढ़ना होगा। आजकल जो कुछ वो तरमीम के नाम पे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि उनको ये पता है कि अगर आईनी तरमीम हो गई, IMF का पैकेज इनके पास आ गया और शंघाई कॉन्फ्रेंस कामयाबी सर से ये बताएं, तो अब पहुंची। ये सलमान साहब आपने तरमीम की बात की है, तो जाते जाते ये जरा हमें मुखबरी कर दें, नंबर पूरा हो गया? देखें, मैं ये बात आपको 16 तारीख के बाद बताऊंगा। वैसे 18 को इजलास आ रहा है और जब इजलास कॉल कर लिया जाएगा ना, इजलास कॉल करने का मतलब ये होगा कि आपके नंबर्स पूरे हो गए। अच्छा, अभी अब आज की तारीख तक आपकी इतला में नंबर पूरा नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरे नज़दीक इस वक्त इम्पोर्टेंट जो है वो आपके चीनी प्राइम मिनिस्टर का नहीं, विजिट वो तो है और important कॉन्फ्रेंस है। देखिए, जब गवर्नमेंट इजलास बुला लेगी उसका मतलब ये है कि उनके नंबर्स पूरे हैं। ओके, चले ठीक हो गया। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जाना है, आपकी मेहरबानी कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। ये सही से फरमाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, वो बल्कि गए हैं बाकायदा शबाश प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब के पास, और पूरा वफ्द गया है। पीपल्स पार्टी का जो यानी सीनियर लीडरशिप है सारी वो गई थी, उसमें शेरी रहमान साहबा थी, उसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के, उसमें रज़ा रबानी साहब थे। इसी तरह अगर आप देखें तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे उसमें राना सनाउल्लाह साहब थे, उसमें परवेज़ रशीद साहब थे। तो जो मियाँ साहब की टीम थी वो भी पूरी उनकी नंबर 1 टीम जो थी वो साथ बैठी हुई थी। तो आपके ख्याल में ये खबरें जो आ रही हैं कि इत्तफाक राय हो गया, इनमें कुछ सदाकत है आईनी तरमीम के हवाले से? ये देखें, ये पहली बात है वकला का एक इशू है। जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसिल, जी जी, उनके पास जिन्होंने मुसवदा भेजा था, सूबाई बार कौंसिलों के पास गया था मुसवदा, जो मुजवजा तजावीज़ है, फाइनल नहीं है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो वो उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने गुफ्तगू की है, उन्होंने जो अपना एक मुसवदा तैयार करके भेज दी है। सिंध बार कौंसिल ने उसकी तायद कर दी है। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी जो एक मुसवदा गया है उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आईनी तरमीम आ रही है ये अदलिया में इस्लाहात के हवाले से, आईनी पैकेज जिसको कहा जा रहा है, उसमें कुछ आर्टिकल जो थे जिनमें तरमीम होने वाली थी, उनके हवाले से मौलाना साहब का ये ख्याल था कि ये बुनियादी हकूक से मुतसादम है। मसलन वो एक आर्टिकल 8 का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। जी जी, 8 में यह है कि फौज से मुतल्लिका जो कवानीन है उनको सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो छेड़ नहीं सकती। उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का इजाफा किया जा रहा था। एक इस पे उन्होंने एतराज़ किया। बाकी आईनी अदालत है जो इस वक्त मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ा जो इन्होंने किया हदफ मुकर्रर कर रखा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत कहने की जो उनकी बहस है बहुत मुदल्लल है। बिलावल भुट्टो जितनी भी गुफ्तगू है, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू, बार एसोसिएशनों से खिताब या कोई बयान, बुकला के सवालात जवाबात और हर चीज़ टीवी टॉक शोज में जो बातें कर रहे हैं, में जो बातें कर रहे हैं वो बहुत मुदल्लल है। उसके पीछे एक पूरी कहानी है जी जी, जो बयान कर रहे हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है, जो आपने इत्तफाक राय की बात की है, तो ये जो है ना मौलाना साहब, इनकी जो लीगल टीम है, ज़रा हमारे जो ज़राए हैं ये वकला और इस तरह, वो जो मामला है ना आईनी अदालत वाला, उस पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो चुका हुआ है। ओके, अब उसकी जुजियात तय हो रही हैं, कौन चीफ जस्टिस होगा, पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर कैसे होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो ये मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उनके साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, ये उनको कायल नहीं करने गए थे। ये उनसे ज़ाहिर है जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके आपस में जो लीडर हैं उनके ज़ाती मुरासम भी होते हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, कोई माजी में एक दूसरे के साथ चले होते हैं, तो वो इस हवाले से उनको कोई किरदार अदा करने के लिए कह रहे होंगे। यही हो सकता है ना कि जनाब तुसी भी तो अपना हिस्सा पाओ ना, मतलब मियाँ साहब से कि आप मतलब बड़े हैं तो आप थोड़ा सा लीड लें, आपका मतलब कहने का ये कि वो इसलिए गए हैं। तो बाकी जो आईनी अदालत है उसके हवाले से तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2006 से इत्तफाक है। 2000 अच्छा, कल मैंने ये अर्ज किया था यही बैठ के कि ये जो है ना 2006 की हम बात करते हैं,
अब वकला एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खास तबका जो है, और उसमें वो टारगेट एक शख्सियत को कर रहे हैं। अगर वो शख्सियत आती नहीं सानी अदालत में, फर्ज कर लें, मैं फर्ज कर रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो फिर इनकी तहरीक कहाँ गई आईनी अदालत के खिलाफ? इनको तो एक इशू है कि जनाब एक शख्स के लिए तरमीम की जा रही है, ये बात। दूसरी जो बात है, 2006 में ये बिल्कुल बात हुई थी, लेकिन 7 दिसंबर 1995 को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य थे जहांगीर जोजा, तो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ था, जिसमें साबक जो हमारे चीफ जस्टिस रहे नसीम हसन शाह साहब, उनके जो दामाद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं आसफ सईद खोसा साहब, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं असलम रियाज हुसैन साहब, उन्होंने भी खिताब किया था। वहाँ ये बाकायदा करारदाद मंजूर हुई थी कि जनाब ये जो सियासी मुकदमात हैं, आइनी मामलात हैं जो अदालतों में आते हैं, इनके लिए, इनकी सुनवाई के लिए एक अलग आइनी अदालत बनाई जाए। ये तो 1995 से मुतालबा चला आ रहा है, और वकला की जो करारदाद होती है, वकला उसको ऑनर करते हैं। ठीक बात। अब ये इशू नहीं है, इशू एक शख्सियत के गिर्द ये घुमाने अच्छा, की वो कोशिश कर रहे शख्सियत हैं। के गिर्द भी मुबशर बुखारी साहब, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से जितने लोगों ने बात की, वो कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक तो आप हो रहे हैं, मैं तो नहीं हो रहा। मेरे लिए तो तमाम जो जजेस हैं उनका मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, तो जो भी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनेगा या जो भी ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम होंगे। तो ये क्यों कुछ लोग जो हैं वो खाम खा पर्सन स्पेसिफिक हो रहे हैं? कोई उनका जाती एजेंडा है क्या? भट्ट साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई अगर मजबूत बंदा आ जाए तो उसकी मुखालफत ऐसी खाम खा कमज़ोर लोग करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन वो पर्सन स्पेसिफिक जिन हवालों से हो रहे हैं, जब वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे तो एक रेफरेंस उनके खिलाफ आ गया। पाकिस्तान के वाहिद जज हैं, सईद चौधरी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, जिन्होंने रेफरेंस इस तरीके से पेश किया, ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, FBR में क्लैरिफिकेशन दी। हमारे पास दूसरी प्रेसिडेंट नहीं है। 1 पाकिस्तान का पहला जज जिसने अपनी पावर्स को डाइल्यूट करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा ही नहीं किया, और कभी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इधर सुप्रीम कोर्ट में भी होने चाहिए। चौधरी साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो रेफरेंस जो ही खत्म हुआ, CJ बनने से पहले एक कैंपेन एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से तो स्टार्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ से भी आना शुरू होगी। फिर उन्हीं जज साहब को अंडर प्रेशर रखने के लिए और बड़े हीले बहाने घड़े गए, और अब भी जो है बुनियादी तौर पे उनकी ज़ात उसी टारगेट पे है जिस पे वो CJ बनने से पहले थी, जानबूझ के पॉलिटिकल को सेटलिंग करने के लिए। हालांकि आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इलेक्शन भी इतनी मजबूत पर्सनालिटी ना होती, अगर दूसरों की तरह होती फैसला दे के खामोशी से बैठ जाते, जरूरत ही ना होती कि जनाब करवाएं इलेक्शन। तो बहरहाल चौधरी साहब ने कहा कि मैं आपको उनके करीबी जानने वालों के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है वो ये है कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और शायद उनको परसुएड करने के लिए कोशिशें जारी हों। लेकिन आज जिस वक्त तक हम बात कर रहे हैं, वो ना सुप्रीम कोर्ट ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इस हवाले से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बाकी ज़िंदगी जो है वो किताबें लिखने में, पढ़ने में गुजारना चाहते अगर हैं। वो ऐसा करेंगे ना, जी जी सर, नहीं ये ओहदा कबूल करेंगे, बातें सुनने में आ रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। अब अगर वो नहीं करेंगे, ये इस कौम की बदकिस्मती होगी। मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैंने 27 साल रिपोर्टिंग की है, 30 साल बल्कि अदालतों की। मैं जजों के बहुत करीब रहा हूँ, फैसलों से पहले मुझे फैसलों का पता होता था। इस हद तक मेरी कुर्बत जजों के साथ रही है। इन जैसा जज न डर, और आइन के ऊपर चलने वाला जज, जेर जबर पेश से भी इधर उधर नहीं जेर होता। जबर पेश, बिल्कुल। और ये आइन जो के वजह से। आइन की तशरीह करके रीराइट किया जाता, सॉरी तशरीह के नाम पे हाँ, रीराइट रीराइट किया किया जाता रहा है। ये वही बात जो तरमीम वाली बात हम पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जनाब ये आइन में तो जो लिखा हुआ है, कौन सा 39 239 का सब सेक्शन 5 और 5, 6 उसमें ये लिखा हुआ, 5 में लिखा हुआ कि जनाब जो तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। जी, जी। और फिर 6 ये कहती है कि कोई भी तरमीम कर सकती है। जी, जी। तो जो वो मैंने कहा था, ये अदालतों ने तशरीह करके ना आइन जी, की एक बुनियादी आइनी ढांचा बना बना लिया लिया। जिसका तसव्वुर ही नहीं है बिल्कुल ठीक कोई आइन में। अब काजी साहब कहते हैं ये तशरीह करके फिर उसको अदालती नज़ीर के तौर पे पेश कर देते हैं, असल आइन कहीं छुप जाता है। वो कहते हैं जी मैं तो आइन को मानता हूं। अब वो जो लोग हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं यहाँ पे, और मर्जी के फैसले इस तरह की तशरीह चाहते हैं आइन के आर्टिकल्स की जिससे उनको फायदा हो, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक टीवी प्रोग्राम पे बैठ के जब बात की है, तो फिर वो जजेस जो हैं जिनको ये चाहते हैं उनको भी इन्होंने मतनाज़ा कर दिया। जी बिल्कुल। जो आने वाले हैं जितने जो अक्टूबर आएगा, 5 हल्के खुलेंगे, 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, दोबारा इलेक्शन होंगे। अच्छा, वो ये एक शेर चिल्ली के ख्वाब है, मैं ख्याल वो उस देखो तरफ ना। जाते हैं। अच्छा, मैं एक आपसे जरूर कमेंट लूंगा, लेकिन अभी मैं टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है शाह जी। मैं उससे पहले एक थोड़ी सी जी, आप जरूर कर लीजिए। क्रोनोलॉजी हाँ। बयान की सारा कुछ क्यों हो रहा है। भट्ट साहब आपको 89 की गवर्नमेंट बीबी की याद है, जी, जी, 58(2)B का इस्तेमाल याद जी। है, बाय गुलाम इसहाक खान, वो था एक काला क्रॉस थी हमारे, जिससे किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप भेज देते थे। मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसका शिकार रहे दो दफे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ दूसरी दफे तो नहीं रहे, जब वो खत्म कर दी मियां नवाज शरीफ ने तो फिर कू हो गया। अच्छा, जब दोबारा ये वापस आए ताकत में, इन दोनों पार्टीज ने फिर वो खत्म किया जो जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिर 2008 के बाद भी आपको याद होगा कि कोशिश की गई कि जनाब किसी तरीके से अंडर प्रेशर ला के, और आपसे क्या छुपा है, कौन कौन जाता रहा प्रेसिडेंट हाउस, कौन कौन कहता रहा जी रिजाइन करके घर चले जाएं। फिर बात नहीं बनी तो फिर अदलिया से फैसला आता है कि यूसुफ रजा गिलानी को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, और फिर वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स अदलिया। बात बहुत लंबी हो गई है, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है जो बताना चाहता हूं। अच्छा, मैं इनकी बात मुख्तसर वो लास्ट पंच लाइन ये है कि अब उधर से भी रास्ता बंद हो गया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने का, और मौजूदा उस शख्सियत की प्रेजेंस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गैर आईनी कदम हो जाए। तो वो कोई रूम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वो वाली चीज जो है कहीं ना कहीं मौजूद रहे, जिससे आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज सकें। अच्छा, अब ये मैं जो डेवलपमेंट है, प्लीज मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, जो सब टोटल 4 मिनट बचे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जरूर बात हो, क्योंकि देखिए पीटीआई के हवाले से पीटीआई जो बयानात देती रही है, वजीर दाखिला के हवाले से या गवर्नर केपीके के हवाले से, वजीर अला केपीके जो बातें करते रहे हैं वो अपनी जगह पे जो चलता रहा। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि तीनों एक ही फ्रेम में थे। एक साइड पे वजीर दाखिला थे, दरमियान में चीफ मिनिस्टर थे, और साथ गवर्नर केपीके थे, और वो बैठकर एक ग्रैंड जरगे को हेड कर रहे थे। और ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, मैं तो इसको सच्ची बात है बड़ा एक अच्छा समझता हूँ कौम के लिए। ये देखें, किसी फर्द की इंतशारी सियासत हो सकती है अपनी ज़ात के लिए, जो यहाँ हो रहा है। जेल में बैठ के मुख्तफ जो हदायत जारी की जाती हैं जिन्हें फिर लगा दे, एक बाकायदा शेड्यूल दे दिया हुआ है इन्होंने कि 14 तारीख तक मुजाहरों का एक शेड्यूल दे दिया हुआ है, जी जी। और उसको उन्होंने डिनाई किया है उनके जो गौहर साहब हैं उन्होंने। तो अब लेकिन किसी की इसको एक साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत में है अली मीन गंडापुर साहब, या वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं, वहाँ के जो अवाम हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं किया जा सकता। ठीक बात। अब इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और मसला पीटीएम से शुरू होता है। ठीक है ना? जी जी, सॉरी, अब मसला होता है पीटीएम से शुरू। अब पीटीएम के बाद उन्होंने एक वहाँ पाबंदी लगाई, जिरगा नहीं होने दिया, वहाँ कुछ इंतशारी कुव्वतें आ गई, कुछ गड़बड़ हुई। इन्होंने अपने तौर पे एक जिरगा जो है ये बुलाया था, और उसमें बाकायदा इन्होंने टेलीफोन करके जो गवर्नर हैं जी जी, उनको दावत दी। वजीर दाखिला गए, इन्होंने वहाँ कुछ शिकायत की, तो वजीर दाखिला ने फौरी तौर पे जो उनकी शिकायत थी उनके जवाब में ये कहा कि जनाब आप मेज़बानी कर लें, अब जो मुस्तकिल का हल है आप उसके लिए जिरगा बुलाएं, और जो आप तय कर रहे हैं जो उसके तय कर ऊपर रहे हैं, हम अमल करेंगे। ये मेरी वाकई हुकूमत की तरफ से भी ये एक बड़ा इकदाम है, और उनकी तरफ से जो वहाँ केपी की हुकूमत है उनकी तरफ से भी ये एक मुस्बत सिमत में कदम है। शाह जी ये फरमाइएगा कि कालादम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुकम्मल अख्तियार वज़ीर केपीके को सौंप दिया गया है। आपके ख्याल में वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ये इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी है, इसको प्रॉपर तरीके से वो निभा सकेंगे, और इसके बाद क्या हम केपीके में अमन सुकून देख सकेंगे? देखिए भट्ट साहब, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर उनकी कैपेबिलिटी नहीं भी है ना तो उन्हें डेवलप करनी पड़ेगी, और वैसे भी साथ आपको पता है टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कुछ इन्होंने बुजुर्ग महर रखे होते हैं साथ, जिनमें और सेंसिबिलिटी उसका लेवल वो होता है। तो जब वफाकी हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई एंटी पाकिस्तान
कोई एजेंडा या नारे लगे तो आप जिम्मेदार होंगे, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उस बात की। मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि वो जमात जो कि गजा पे होने वाली APC में शिरकत नहीं जिसने की, वो जमात एक चलिए किसी भी हवाले से आ गई है नेगोशिएशन टेबल पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, ANP के साथ, तो ये एक आइस ब्रेकर का काम करेगी। और जिस चीज को आप मैं कब से रो रहे हैं भट्ट साहब इधर चलिए, बैठ के, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे कि इस बार जो है मामला बेहतरी की तरफ चला जाए। वैसे मुझे बड़ा उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला और इसके दुश्मन नस्तो नबूद होंगे। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।